जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से। आज मैं जो टॉपिक बताने वाली हूँ उसका है शीर्षक बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन मतलब हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उनकी बुद्धि किस स्तर की है अ, और उसको पता कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगी। और साथ में ये भी कि हमारे जो मतलब हम लोग के आसपास के जो लोग होते हैं, अक्सर हम लोग बुद्धि का मापन जब करते हैं मतलब ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन बेवकूफ़ है और किस में बुद्धि का विकास कितना हुआ है। तो इसके लिए हम उसकी मेमोरी पावर को जो है अपना वो बनाते हैं, मतलब कि मेमोरी पावर पर निर्भर करते हैं कि जैसे कोई बच्चा क्लास में पढ़ता है और उससे अगर कोई सवाल पूछा जाता है, वो तुरंत ही उसका जवाब दे देता है क्योंकि उसने रट रखा है अच्छे से, तो तुरंत ही जवाब दे देता है। तो उससे कहते हैं कि इसकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज़ है। लेकिन अगर उसी बच्चे से ये कहा जाए कि बेटा तुमने जो अभी जवाब दिया है, इसे जो है एक्सप्लेन करके दिखाओ, मतलब अपनी बात को एक्सप्लेन करके दिखाओ, उसे समझा के दिखाओ, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने सिर्फ रटी रटाई विद्या ही ली रखी है। मतलब कि जो भी किताब में लिखा था या कहीं पे उसने पढ़ा था, उसने रट लिया, उसे याद था। पर जब उस बात को एक्सप्लेन करना होता है, अपने शब्दों में समझाना होता है, वो नहीं कर पाता। तो हम लोग इस पे फोकस नहीं करते कि उसने समझाया नहीं या उसको समझ में आया नहीं, तो इससे बुद्धि का मापन करा जाए कि नहीं करा जाए। हमारे यहाँ जो बुद्धि के मापने का जो पैरामीटर है वो यही है कि अगर किसी ने किसी सवाल का जवाब दे दिया तुरंत, तो इसका मतलब है वो बहुत प्रखर बुद्धि का है, तेज बुद्धि का है। और अगर वो जवाब नहीं दे पाता है समस्याओं का, किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है, तो इसका मतलब वो मंद बुद्धि है। और अगर बिल्कुल भी नहीं दे पाता है तो इसका मतलब है वो जड़ बुद्धि है, इसका मतलब उसकी बुद्धि नहीं। तो ये अधिकतर जो है हमारे आसपास के लोगों में बुद्धि को मापने का तरीका होता है, पर मेरे हिसाब से ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आप अल्बर्ट आइंस्टीन को ले सकते हैं। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो अपने बचपन में बिल्कुल ही मूढ़ बुद्धि थे, दिमाग नहीं था उनके पास, लेकिन फिर भी आगे जाके भविष्य में जाके वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, दार्शनिक बने, या फिर कुछ ऐसा अद्भुत चमत्कार किया उन्होंने कि उनकी बातों को फिर किताबों में लोगों को पढ़ाया जाने लगा। तो जो बुद्धि का मापन होता है वो असल में मेमोरी पर निर्भर नहीं करता है, वो निर्भर करता है कि इंसान प्रश्न कैसा पूछता है, मतलब कि चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो सवाल कैसा पूछता है। और जो उसने जवाब दिया है, अगर मान लो उससे सवाल पूछा भी जाता है, तो जो उसने जवाब दिया है उसका जो है उसको व्याख्या उसकी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। इसी पे मैंने अपना एक लेख भी लिखा था। ये मैंने लिखा था 4 फरवरी 2022 को। अभी तो 2024 चल रहा है, 2 साल पहले मैंने इस पे लेख लिखा था। और इस लेख को लिखने से पहले मैंने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की बुद्धि के ऊपर जो पुस्तकें हैं वो पढ़ी थी, और बहुत सारे लेख भी पढ़े थे, बहुत सारे लेक्चर भी यूट्यूब पे देखे थे। तब जाके जो मुझे समझ में आया, जो मेरा निष्कर्ष था, वो मैंने लिखा अपने लेख में, वो मैं आज यहाँ पढ़ती हूँ। मतलब मेरे अनुसार बुद्धि मापन का सही तरीका क्या है, ये बात मैं बताना चाह रही हूँ। तो बुद्धि जो होती है वो अपने आप में एक बहुत विशिष्ट शब्द है, लेकिन किसमें कितनी ज़्यादा या कितनी कम या औसत बुद्धि है, इसका निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जिन वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने ये सब पता करने या इसका मापन करने के लिए स्केल निर्धारित किया है। स्केल मतलब अक्सर हम लोग आईक्यू टेस्ट करते हैं तो उसमें दिखाता है कि इतने से इतने आईक्यू है तो मंद बुद्धि है, फिर इतने से इतने आईक्यू है जड़ बुद्धि है, और फिर बहुत ज़्यादा आईक्यू है तो प्रखर बुद्धि है। मैं इसको सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो विकास करता है अपना, तो उसकी बुद्धि का भी विकास होता है, समय के साथ बदलती जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में बेवकूफ़ होते हैं, बड़े होने पे बहुत ज़्यादा ही प्रखर बुद्धि के हो जाते हैं, वैज्ञानिक, दार्शनिक या फिर साइंटिस्ट या कुछ बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इसलिए ये जो बुद्धि के लिए स्केल का निर्धारण किया गया है, मैं पूरी तरह से इसे सत्य नहीं मानती। ये कुछ हद तक हो सकता है ऐसा, बस। तो बुद्धि को मापने के लिए जो स्केल निर्धारित किए गए हैं वो हमेशा सही नहीं होते हैं। और
शायद जो स्केल बनाने वाला भी इस बात का दावा नहीं करता होगा, बस ये एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। सही बात है कि जिन्होंने स्केल बनाया होगा बुद्धि को मापने का, मतलब कि आईक्यू टेस्ट का जो होता है, तो वो बस एक ये था कि किसी को संभवतः ऐसा हो सकता है कि उसकी बुद्धि इतनी हो, पर कोई प्रामाणिक तौर पे नहीं कह सकता कि उसकी बुद्धि इतनी ही होगी, क्योंकि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे घटनाएं होती हैं, और क्योंकि मनुष्य विकासशील प्राणी है तो वो अपना विकास भी करता है। तो हो सकता है कि आज उसकी बुद्धि इतनी हो, उसका आईक्यू इतना हो, और 2 साल 3 साल बाद उसका आईक्यू बढ़ जाए, या हो सकता है कोई दुर्घटना की वजह से घट जाए। तो बुद्धि के मापन के लिए जो स्केल है उस पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहा जा सकता हमेशा के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिन बच्चों को हम लोग बेवकूफ़ समझते हैं, मंदबुद्धि समझते हैं, या बड़े भी जो होते हैं उनको समझते हैं, वही बच्चे बाद में सबसे पेचीदा, मतलब सबसे कठिन सवाल जो होता है उसका जवाब देते हैं, या फिर कुछ खोज करके कुछ नया बताते हैं, जिसकी मतलब उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती होगी। हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक इसके उदाहरण हैं, सबको पता है ये बात। जबकि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो जवाब जानते हुए भी जवाब देना ठीक नहीं समझते, या जवाब को और भी अलंकारिक तरीके से देने के चक्कर में उसे गलत कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले उसकी मेमोरी पावर चेक की जाती है। तो जैसे किसी ने सवाल पूछा कि संज्ञा की परिभाषा बताओ, तो एक बच्चे ने उठा, मतलब एक बच्चे को पता था कि संज्ञा की परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जबकि दूसरा बच्चा था, उसे इस बारे में अभी उसे ये याद नहीं था, तो वो नहीं बता पाया। तो हमने यहाँ कह दिया कि एक बच्चा जो है जिसे याद है उसकी बुद्धि प्रखर बुद्धि है, बहुत तेज़ है, और दूसरा बच्चा जिसे नहीं याद है उसकी बुद्धि मंद बुद्धि है। पर ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन फिर जिस बच्चे ने सुना दिया, अगर उससे कहे बेटा इसे एक्सप्लेन करके दिखाओ कि तुमने जो बात कही है वो किस तरह से सत्य है, या फिर इसे समझा के दिखाओ, और वो नहीं समझा पाता, बस वो एक ही बात पे रहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते उसकी बुद्धि प्रखर है। प्रखर बुद्धि के जो होते हैं वो चीज़ों को बहुत गौर से समझते हैं और समस्याओं को पूरी तरह से समझ के एक्सप्लेन करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो किसी भी बुद्धि को मापने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है बच्चे के प्रश्न पे ध्यान देना। जैसे इसमें भी व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी रुचि, ज्ञान और जिज्ञासा के आधार पर प्रश्न पूछता है। लेकिन प्रश्न पूछना भी अपने आप में एक विशिष्ट योग्यता है। विशिष्ट योग्यता इसलिए क्योंकि इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, और क्लास में अलग अलग बुद्धि के बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और उसमें से कुछ बच्चे जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते वो भी सुन रहे हैं, और जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो भी सुन रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो विचारशील हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो जिज्ञासु और उत्सुक रहते हैं, वो भी सुन रहे हैं, सभी बैठे हैं। तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के कुछ पढ़ाने पर बार बार जिज्ञासा उत्पन्न होने पे सवाल पूछते हैं कि मैम ये ऐसा क्यों होता है, मैम वो वैसा क्यों होता है, मैम ये बताइए वो बताइए। तो ऐसे में टीचर क्या होता है, थोड़ा झल्ला जाता है, और उसे लगता है कि वो बच्चा उसे परेशान कर रहा है, या वो बच्चा सबसे बेकार है, सबसे उद्यमी है। पर यहाँ पे टीचर को सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि असल में वो जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है बच्चा, वही उस टीचर की बात को सबसे गौर से सुन रहा है, सबसे गौर से समझ रहा है, और वही इस क्लास का प्रखर बुद्धि का बच्चा है। क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमने अक्सर देखा होगा कि हम सवाल वहीं करते हैं जहाँ पे हम पूरी तरह से चीज़ों को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। और क्लास में वो बच्चा जो सुन ही नहीं रहा है, जो चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहा है, वो सवाल कहाँ से पूछेगा। तो किसी से, मतलब क्लास में पढ़ाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि टीचर पूछते हैं बच्चों से सवाल, पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको चेक करना है ये कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप बच्चों से कहिए कि क्वेश्चन पूछो। तो जिस बच्चे ने बहुत गौर से बात को सुनी होगी, समझा होगा, जिज्ञासा होगी, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, और जिसने बिल्कुल नहीं सुना होगा, रुचि नहीं होगी, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अच्छा, जो आजकल बीएड में पढ़ाते हैं, बीएड में मनोविज्ञान, बच्चों का मनोविज्ञान या टीचर का मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, उसमें यही सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, पर फिर भी इतने सारे बीएड करने वाले टीचर, या फिर डीएलएड, या जो भी टीचिंग कोर्स है वो करने वाले टीचर में इतनी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। बहुत कम ही टीचर ऐसे होते हैं जो इतना विकसित बुद्धि कर लेते हैं अपनी, कि बच्चों को, सही योग्य बच्चों को पकड़ पाते हैं। पर मोस्टली ऐसे होते हैं जो सिर्फ डिग्री के लिए ही, कि मतलब नौकरी मिल जाएगी इसलिए डिग्री ले लेते हैं।
तो मेरे अनुसार जो बुद्धि का मापन होता है वो सामने वाले इंसान के क्वेश्चन पर निर्भर करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, और चाहे बूढ़ा हो। और बुद्धि से इसे यानी प्रश्न पूछने को जोड़ा जाए तो कह सकते हैं कि एक व्यक्ति किसी विषय पर किसी भी प्रकार का प्रश्न तभी पूछ सकता है जब उस विषय में थोड़ी भी रुचि होगी। ये भी एक जो है खास बात है कि अगर किसी को किसी विषय में रुचि नहीं है तो वो फिर उसके लिए इंटरेस्ट बहुत ही रोचक नहीं होगा और वो समझ नहीं पाएगा तो क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएगा। अक्सर व्यक्ति विशेष को उस चीज़ की जानकारी होती है जिसमें उसकी विशेष रुचि हो। जैसे किसी और का एग्ज़ाम्पल नहीं लेते हैं, जैसे मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। अभी मुझे साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फ़िलॉसफ़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और साहित्य में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं ये सब से जुड़ी चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी रखती हूँ और अक्सर खोजती रहती हूँ और मुझे इसी से जुड़े हुए प्रश्न पूछना भी बहुत पसंद होता है। तो इसी तरह बाकी बच्चे भी होते हैं। अब जैसे अगर किसी बच्चे को मैथ बहुत पसंद होगी तो वो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। किसी बच्चे को ज्योग्राफी बहुत पसंद होगी तो वो देश दुनिया के बारे में ज़्यादा पूछेगा। किसी बच्चे को अगर कहानियों में इंटरेस्ट होगा तो वो अपनी कहानियाँ मतलब कि कहानियों के बारे में तो पूछेगा ही और साथ में हो सकता है कि कल्पना द्वारा अपनी कहानियाँ भी रचना शुरू कर दे। और जानकारी होना या हासिल करने की कोशिश करना ज्ञान को बढ़ाता है। ये तो सभी को पता है कि जो खोजी लोग होते हैं वही ज्ञान खोज के लाते हैं और फिर उसको जो है किताबों में लिख दिया जाता है और पूरी दुनिया फिर उसे पढ़ती है, उसे जानती है। जो कि इंटेलिजेंस का स्रोत बनता है। मतलब कि जो खोजी लोग होते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि हमारी धरती को लेके बहुत दिनों से ये बात है, ये द्वंद्व है कि हमारी धरती जो है वो गोल है कि चपटी है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मान्यता है कि धरती चपटी है और कुछ लोग कहते हैं कि धरती गोल है। हालांकि हमारे सनातन के बुकों में लिखा है कि गोल है, पर जब शुरू शुरू में ये बात नहीं पता थी तो इंसानों में एक उत्सुकता थी वो जानने की कि धरती गोल है कि चपटी है। तो उस समय कुछ खोजी लोगों द्वारा पृथ्वी के दोनों पोल पर मतलब कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल की यात्रा की गई और यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और उसके आधार पर बताया कि धरती गोल है। तो जो है अगर वो घर में बैठे रहते तो उन्हें पता नहीं चलता। तो इन चीज़ों को मतलब कि इस तरह की खोज करना, इस तरह से नई नई चीज़ों को जानना, उत्सुकता, ये सारी चीज़ें जानकारी को बढ़ाता है और इसी से हमारी इंटेलिजेंस का पता चलता है और हमारी बुद्धि भी बढ़ती है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो किताब लेके रट रहा है और उसे वर्ड टू वर्ड सब कुछ याद है, एक एक बुक मतलब कि कौन से पेज पे क्या लिखा है उसे ये भी पता है और उससे कोई सवाल पूछा जाए और वो फट से उसका जवाब दे दे, तो हम उसे प्रखर बुद्धि का या फिर बहुत इंटेलिजेंट नहीं मान सकते। क्योंकि जो सच में बुद्धिमान होता है वो नई नई चीज़ों को खोज करता है और समस्याओं का हल, सबसे कठिन समस्याओं का हल करता है, वो प्रखर बुद्धि का होता है। तो एक बात जो विचित्र है वो ये कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों को भला ये बात क्यों पता नहीं कि बुद्धिमत्ता का प्रश्न पूछने या प्रश्नों के प्रकार पर निर्भर करता है। ये मेरे अनुसार है, मेरी ऐसी सोच है, ना कि प्रश्नों का उत्तर देने पर। प्रश्नों का उत्तर तो कोई भी दे लेगा, जिसकी मेमोरी अच्छी हो वो भी दे लेगा, पर प्रश्न का उत्तर देना तो आसान होता है, प्रश्न पूछना कठिन होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भी बात को रट लेते हैं या अपनी याददाश्त में बिठा लेते हैं, मगर सच में ये अनोखा काम है, रटना भी अनोखा काम है, जो कि मुझसे आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे समझ के ही पढ़ना पसंद है और मुझे लगता है कि यही सबसे सही तरीका होता है किसी चीज़ को समझने और याद रखने का। क्योंकि रटी हुई चीज़ें तो दिमाग से निकल जाती हैं और रटी हुई चीज़ों से किसी समस्या का हल भी नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं उस 4 बेवकूफ़ों का, 4 जो विद्वान थे जिन्होंने पूरे शास्त्रार्थ का ज्ञान ले लिया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसका यूज़ कैसे करना है। तो उनमें ज्ञान तो था, बुद्धि भी थी, ज्ञान भी था, लेकिन विवेक नहीं था, विवेक शून्य था। इस वजह से वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाए। तो इसलिए किसी चीज़ को समझना, फिर उसके बाद उसे यूज़ करना भी और व्याख्या करना भी आना चाहिए। जबकि समझ के पढ़ना कहीं ज़्यादा आसान होता है। समझ के पढ़ने में थोड़ा टाइम भले लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, पर समझ के पढ़ा हुआ इंसान दूसरों को भी समझा सकता है और उसमें और ज्ञान का विकास होता है और उसका सोचने का दायरा भी बढ़ता है। और जब दिमाग खुल के सोचना शुरू करता है तो वो अलग अलग तरह की कल्पनाएं करता है
और फिर वहाँ से एक प्रश्न जन्म लेता है जिसका उत्तर जानने या खोजने की चाहत एक नए विचार या आविष्कार को जन्म देती है। अगर किसी ने कोई मनोवैज्ञानिकों या वैज्ञानिकों या खोजी लोगों के बायोग्राफी पढ़ता होगा तो उसे ये बात पता होगी कि ये लोग जो होते हैं बहुत ही विचारशील होते हैं, नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं, इसी तरह कल्पनाएं करते रहते हैं, तो फिर नए नए आविष्कार को वो जन्म देते हैं, और जो कि एक साधारण बुद्धि रखने वाले इंसान के बस की बात नहीं है। तो निष्कर्ष के तौर पर यही कह सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर देने की बजाय प्रश्न पूछना व प्रश्नों का प्रकार ये तय करता है कि इंटेलिजेंस कितनी है। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी या अभी भी पढ़ाती हूँ, कभी मौका मिलता है, या फिर मेरे आसपास भी जो लोग हैं, बड़े हैं मुझसे या मेरी हम उम्र के हैं, वो मुझसे क्या प्रश्न पूछते हैं, मैं उसके अनुसार तय करती हूँ कि सामने वाले की सोच क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसे इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसकी बुद्धि कितनी है। उसकी बातों पे उसकी बातों से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बातें तो इंसान बना भी लेता है, और उसके जवाबों से भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जवाब तो रटे रटाए होते हैं, पर वो कहाँ प्रश्न करता है इससे पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसकी रुचि और उसकी बुद्धि कितनी है। और प्रश्न पूछने से मतलब ये भी नहीं है कि किसी को कोई उत्तर बताकर उससे उस उत्तर का प्रश्न बनाने को कहा जाए, बल्कि प्रश्न पूछने या बनाने से मतलब है कि किसी व्यक्ति को कोई चित्र दिखाया जाए और उससे उस चित्र पर सोचने और सुधार करने को कहा जाए, और उसका अलग अलग तरह से इस्तेमाल करने को कहा जाए, या फिर दूसरा तरीका है कोई लेख पढ़ने को दिया जाए। पढ़ने से अर्थ है समझ के पढ़ने से, क्योंकि ऐसा करने से अपने आप ही मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं। सही बात है, जब इंसान समझ के पढ़ता है तब उसको लगता है कि अरे यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। जैसे मैं बताऊँ, मैं जब भी बुक पढ़ती हूँ तो कोई भी ऐसा पेज नहीं होता है जहाँ पे मेरा क्वेश्चन शुरू ना हो, जहाँ पे मुझे ऐसा ना लगे कि यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो अभी तो मैंने कम कर दिया है इस तरह क्वेश्चन करना, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर एक बुक में 500 पेज है तो 500 पेज है तो मतलब कि 500 क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में, 500 क्या 600 क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में आ ही जाएगा कि यहाँ ऐसा क्यों ऐसा लिखा है, ऐसा क्यों ऐसा लिखा है। फिर मेरे जैसे बहुत सारे और भी लोग होते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती ही है। तो समझ के पढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न मन में उठने लगते हैं, और फिर जिज्ञासा जागती है, प्रश्न उठते हैं तो आदमी उसकी खोज करना शुरू करता है, इससे उसके ज्ञान का दायरा बढ़ता है। और एक जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि हर किसी के मन में इस तरह के प्रश्न नहीं उठते, और ना ही हर कोई सोचने में इतना सक्षम होता है, ना ही हर किसी की कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होती है। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं या जो ध्यान से सुन रहा होता है तो उसे ज़्यादा बेहतर पता होता है कि अब बात क्या बताई जा रही है, उस पे कहाँ प्रश्न पूछना है, उसकी जिज्ञासा कहाँ है। और जो बहुत ज़्यादा पढ़ाने में या किसी टॉपिक को समझाने में बहुत ज़्यादा गुडी टीचर होते हैं, बहुत अच्छा टीचिंग स्किल होती है उनकी, वो जानते हैं कि बच्चे कहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, तो वो पहले से इसके लिए प्रिपेयर भी होते हैं। तो टीचर को भी इस तरह पहचाना जा सकता है कि कौन सा टीचर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, जो काफ़ी चीज़ों को समझा के पढ़ाता है। तो मेरा जो बुद्धि का लेख था ये यहीं ख़त्म हो गया। जय श्री राम।